नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी वीरांगना की कथा लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। धीरे धीरे इतिहास उसके योगदान को भी कम करता चला आ रहा है। वो क्रांतिकारी वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई। जी हाँ, जिसके बारे में कविताएं लिखी हुई हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कविता जरूर सुनी होगी। विस्तार से आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। श्री क्षेत्र, जिसको काशी कहा जाता है, वहां पर मोरापंत तांबे और उनकी पत्नी भागीरथी चिम्मण जी अप्पा साहब पेशवा के आश्रय में रहते थे। इन्हीं दंपति को दामिनी जैसी दमकने वाली खड़ग जैसी कन्या को 19 नवंबर 1835 में जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। बचपन का नाम मनुबाई। सुलक्षणी कन्या का जन्म होने के 3-4 वर्ष बीतने ही सारा परिवार काशी छोड़ बाजीराव के आश्रय में ब्रह्मावर्त आ गया। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने स्वधर्म और स्वराज के लिए तलवार चलाना और विभिन्न शस्त्र अस्त्र कलाएं सीखी। उस समय इस कन्या को छबीली के नाम से जाना जाता था। नाना साहब की आयु लगभग 18 वर्ष थी उस समय और छबीली की 7 वर्ष थी। 7वें वर्ष से ही भावी धर्म युद्ध के इन दो प्रमुख योद्धाओं की कवायद आरंभ हो चुकी थी। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था और यम द्वितीया के दिन भाई दूज होती थी, तब छबीली सोने का दीपक लेकर नाना की आरती उतारती थी। छबीली का विवाह 1842 में झांसी के महाराज गंगाधर राव साहब बाबा साहब से हुआ था और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस तरह से बन गई। 1851 में बाजीराव साहब का देहांत हो गया। मृत्यु पूर्व बाजीराव ने पेशवाई के सारे अधिकार नाना साहब को दे दिए थे और नाना साहब का 8 लाख पेंशन पर अधिकार अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। उधर बाजीराव के मरने के बाद उसके दत्तक पुत्र दामोदर को उत्तराधिकारी का अधिकार ना देते हुए अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार अन्यायपूर्वक कर लिया। वहां नाना की छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने जल्लादी कृत्य देखकर कड़कड़ाहट की आवाज करते हुए बोला था, अपनी झांसी मैं नहीं दूंगी, जिसमें हिम्मत हो वो लेकर दिखा दे। अब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी की तरफ चलते हैं। जब वो भड़की थी, कानपुर में इसकी घोषणा हुई थी 4 जून को और झांसी की ये चपला भी समर आकाश में उड़ने लगी थी। सिपाहियों की एक टोली ने अचानक चढ़ाई करके स्टार फोर्ट को उसमें स्थित बारूद और शस्त्रागार सहित हथिया लिया। कैप्टन डनलप ने घुड़सवारों और शेष बचे हुए पैदल और तोपखाने को परेड में बुलाकर जानकारी दी तो सारे नेटिव ने राजनिष्ठा दिखाई। उधर अंग्रेजों ने अपने बाल बच्चे किले में पहुंचाकर किले को लड़वाने की तैयारी शुरू कर दी और सहायता के लिए अन्य स्थानों पर अंग्रेजों ने पत्र भेजे कि कुमुख की आवश्यकता है। उधर जब ये पत्र लिखकर डनलप डाकघर जाने लगे तो उन्हें परेड के मैदान में 12वीं पलटन के नेटिव सिपाहियों ने गोली से उड़ा दिया। एनसाइन टेलर भी मारा गया।
तब अंग्रेज डर के मारे किले में चले गए, जहां सुरक्षा के लिए तोपें तैयार थी। सिपाहियों ने छावनी में जो भी यूरोपियन मिले उनको उन्होंने मार दिया और चढ़ाई कर दी किले पर। अंग्रेजों ने रानी की सहायता के लिए स्कॉट और परसेल बंधु जैसे 3 आदमी भेजे थे, जो रास्ते में ही मार दिए गए। 7 जून को विद्रोहियों ने किले पर आक्रमण किया। किले में अंग्रेजों के साथ कुछ विश्वास पात्र नेटिव क्रांतिकारी भी थे। उनमें से एक किले के दरवाजे को बंद करने की दीवार गिराने लगा। लेफ्टिनेंट पावस ने देखा तो गोली मार दी। तब दूसरे क्रांतिकारी ने पावस को तलवार से काट दिया और लेफ्टिनेंट गार्गेस ने उसका काम तमाम कर दिया। कमिश्नर गार्डन पर एक परिचित ने सीधे तलवार चलाकर उसे मार दिया। अंग्रेजों ने घबराहट में संधि का झंडा उस किले पर लगा दिया और जीवन दान मांगा। अंग्रेजों को शस्त्र नीचे रखने के आदेश हुए और अंग्रेज उस किले से बाहर आने लगे। 8 जून को अंग्रेजों के हाथ बांधकर जुलूस निकला सारे शहर में, और जोगन बाग के पास आते ही वहाँ का एक रिसालदार था, उसने आदेश दे दिया कि एक एक गोरे को काट दिया जाए। झांसी कैद खाने के मुसलमान दरोगा ने स्कीम, जो मुख्य कमिश्नर था, उसका सर कलम कर दिया और पुरुष महिला बच्चे मिलाकर 60 गोरे मार डाले गए। विद्रोही सिपाहियों ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से नारा लगाया, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और शासन रानी लक्ष्मीबाई का। यद्यपि ग्रंथकार कहते हैं कि अंग्रेजों के इस हत्याकांड में उस युवा रानी का कोई भी रोल नहीं था, उसने ये दंगा नहीं भड़काया था। खैर, यदि रानी की दिनचर्या के बारे में अब जरा सुनकर देखिए, आपको गर्व होगा। लक्ष्मीबाई सुबह 5 बजे उठ जाती थी। उसके बाद सुगंधित जल से स्नान करके सफ़ेद चंदेरी साड़ी धारण कर पूजा पर बैठ जाती थी। तुलसी पूजा, फिर पार्थिव पूजा, फिर कथावाचक से कथा सुनती और 7:30 बजे से दरबारियों में जाकर बैठती। और 750 दरबारियों में यदि कोई अनुपस्थित रहता था, कोई नहीं आया, तो उसकी तीव्र स्मरण शक्ति इतनी थी कि अगले दिन उसका हालचाल पूछती थी कि वो क्यों नहीं आया। दोपहर में 3 बजे फिर वो पुरुष वेश में दरबार जाती थी और उसके निर्णय एकदम स्पष्ट, संक्षिप्त, निश्चित, कोई इधर उधर नहीं। कभी कभी ऑर्डर, राजा आज्ञा, वो अपने हाथों से ही लिखा करती थी। अब थोड़ा सा इतिहास में आते हैं 1858 में। 1858 में सर ह्यू रोज 5000 सैनिकों के साथ विद्रोहियों को कुचलने के लिए झांसी की ओर चल पड़ा था। मऊ सागर विजय करते 20 मार्च 1858 को उसकी सेना ने झांसी से 14 मील दूर डेरा डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने आसपास का सारा क्षेत्र उजड़वा दिया था ताकि शत्रु को रसद प्राप्त नहीं हो। लेकिन धिक्कार था शिंदे तथा टिहरी नरेश को, जिन्होंने सारी सेना के लिए रसद, ईंधन, फल और मेवों से सहायता की। रानी ने लड़ाई की तैयारी शुरू की। सेना में कुशलता तथा अनुशासन की कमी थी, लेकिन चतुर तोपचियों का चुनाव करना, खुद निगरानी में किले की सुरक्षा करना, ये खुद वो रानी करती थी। और उसके बारे में इवन सर ह्यूज रोज खुद कहते हैं कि किले की स्त्रियां गोला बारूद तोप खानों तक पहुंचाने में व्यस्त रहती थीं, रात रात भर। 25 मार्च को मुठभेड़ शुरू होती है। दक्षिण द्वार पर अंग्रेजों ने अपनी तोपें लगा दी। उन्होंने तब पश्चिमी द्वार के तोपची ने अंग्रेजों पर गोला बरसाना शुरू कर दिया।
और अंग्रेजों का तोपची मारा गया। रानी ने तोपची को चांदी का कड़ा दिया और तोपची था गुलाम गोश खान। नत्थे खान ने भी वैसे ही काम किया। 5वें छठे दिन फिर उसी तरह युद्ध हुआ। 4-5 घंटे रानी की तोपों ने बहुत अच्छा काम किया। अंग्रेजों की तोपें कुछ समय के लिए बंद हो गईं, लेकिन फिर अंग्रेजों की तोपों से रानी की तोपें बंद होने लगी थीं। 7वें दिन सूर्यास्त के समय अंग्रेजों के गोले की मार से किले की मुंडेर टूट गई, लेकिन रात में ही कंबलों में छिपाकर राजमिस्त्री लाए गए और सुबह तक मुंडेर की मरम्मत पूरी कर ली गई। अंग्रेजों ने इसे देखकर दांतों तले उंगली दबा ली थी। 8वें दिन अंग्रेजों ने शंकर किले पर हमला कर जलाशय को नुकसान पहुंचाया। इतने गोले दागे गए कि जलाशय को नुकसान हो गया। तब पश्चिमी तथा दक्षिणी द्वार से हमला कर अंग्रेजों की तोपों को बेकार कर दिया। तब किले में जाकर पानी की व्यवस्था शुरू हो पाई। किले में ही एक इमली कुंज है, वहाँ पर बारूद का कारखाना अंडरग्राउंड होता था, तहखाना था। अंग्रेजों की तोपों ने उसको ध्वस्त कर दिया और 30 आदमी और 8 औरतें वहीं समाप्त हो गईं। रानी स्वयं भाग दौड़कर बहुत कार्य कर रही थी। रानी के व्यवहार से सैनिकों का हौसला बढ़ता था और अंग्रेज 31 मार्च तक किले में प्रवेश नहीं कर पाए थे। लक्ष्मीबाई उत्सुकता से एक दिशा की तरफ देख रही थी। अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सम्मान में तोपें दागी और विजय के ढोल बजने लगे। बात यह थी कि तात्या टोपे सेना लेकर आ गया था 22,000 की और लगभग अंग्रेजों के पिछवाड़े से हमला किया था, लेकिन वही तात्या टोपे बचपन में तात्या और लक्ष्मीबाई ब्रह्मावर्त के राजमहल में खेला करते थे और उस दिन वास्तव में रणभूमि में खेल रहे थे। अंग्रेज घबरा गए थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं क्या हुआ, उस 22,000 की सेना ने कायरता का परिचय दिया। उनकी तोपों से गोले ही नहीं लगे और वो अपनी तोपें और युद्ध सामग्री छोड़कर भाग गए। अंग्रेजों के हाथ लग गई ये सब चीज़ें। अब लक्ष्मीबाई अपने ही बूते पर बिजली की तरह अपने सैनिकों को उत्साहित कर रही थी। सैनिकों को उसकी प्रसिद्ध तोपें, जिसको कहा जाता है घनगरज और कड़क बिजली, पता नहीं किसी ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, उसके जो चलाने वाले तोपची थे उनका नाम था गुलाम गोश खां और खुदा बख्श। ये उन तोपों से आग बरसाने में लगे हुए थे। लेफ्टिनेंट डिक, लेफ्टिनेंट माइकल जॉहान किले पर चढ़ने की कोशिश में दोनों मारे गए। लेफ्टिनेंट बोनस, लेफ्टिनेंट फॉक्स, वो भी काल के गर्त में समा गए। जब अंग्रेजों ने इन 4 को मरते देखा तो उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का बिगुल बजा दिया। प्रमुख द्वार पर भीषण युद्ध हो रहा था। अंग्रेजों ने शहर में मार काट मचा दी थी और राजमहल तक पहुंच गए। परकोटे पर रानी ने अपनी झांसी पर दृष्टि डाली। उसने अपनी झांसी को अपवित्र होते देखा तो क्रोध से पागल हो गई, चंडी बन गई। 1000-1500 सैनिकों के साथ तलवार संभालकर किले पर वो अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेजों के खून से महाकाली का क्रोध शांत हुआ और फिर दिमाग में आया कि किले से इतनी दूर लड़ना महामूर्खता होगी। अंग्रेजों ने तब तक शहर को खंडहर बना दिया था। किले का परकोटा तोड़ने का अंग्रेजों ने दूसरे दिन प्लान बनाया। किले के परकोटे पर से रानी करुणापूर्ण दृश्य देख रही थी जब अंग्रेजों ने गोश खां और खुदा बख्श को गोली से उड़ा दिया। उसने अपने एक दूत जो बूढ़ा सरदार था कहा, देखो मैं किले में अपने हाथों से बारूद के भंडार में आग लगाकर निगल जाना चाहती हूँ अपने स्वाधीनता के झंडे के साथ। या तो मैं राज सिंहासन पर विराजमान होंगी या फिर चिता पर। तब सरदार ने शांति से कहा, सरकार अब यहाँ रहना खतरनाक है।
शत्रु की छावनी को चीर कर आज रात किला छोड़कर चले जाना चाहिए और पेशवा की सेना में पहुंचिए। यदि मार्ग में मृत्यु मिल जाए तो स्वर्ग के खुले द्वार में प्रवेश हो सकता है। मैदान में, तब रानी कहती है, मैं मैदान में लड़ते लड़ते मरना अधिक पसंद करती हूँ, किंतु स्त्री हूँ, मेरे शरीर की कहीं विडंबना हुई, उसके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो? तब सरदारों ने कहा कि जब तक हम में से एक भी जीवित है तब तक आपके शरीर को छूने की कोई हिम्मत करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अंतिम बार प्रजा को आशीर्वाद देकर रानी कुछ घुड़सवारों के साथ अपने दत्तक पुत्र दामोदर को अपनी धोती से पीठ पर बांधकर टिहरी नरेश के विश्वासघाती पहरेदार को चकमा देकर निकल गई। रानी के अंगरक्षकों में एक दासी, एक बारगीर, 10-15 घुड़सवार थे। ये टुकड़ी कालपी तक सुरक्षित पहुंच गई, परंतु अन्य घुड़सवारों के अंग्रेजों ने संदेह में उनको रोक लिया और जब आसपास उन ठन गई, आमने सामने की ठन गई, तब मोरोपंत तांबे घायल होने पर भी दतिया तक निकल आया था, लेकिन दतिया के देशद्रोही दीवान ने उन्हें गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया और मोरोपंत तांबे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। जब रानी लक्ष्मीबाई कालपी की तरफ जा रही थी तो लेफ्टिनेंट वॉकर अपने घुड़सवारों के साथ पीछा कर रहा था। जब वॉकर नज़दीक आया तो वॉकर पर तलवार उठी और वो लड़खड़ाता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। रानी के 15-20 घुड़सवारों की अंग्रेजों से प्राणघातक मुठभेड़ हुई। जो बचे वो रानी की रक्षा के लिए आगे बढ़े। घायल वॉकर और उसके साथी वापस मुड़ गए। 102 मील का सफ़र करके रात में रानी कालपी पहुंचती है। उसका घोड़ा जैसे उसे कालपी तक पहुंचाने का ही प्रण किए हुए था। रानी को जैसे ही उसने अपनी पीठ पर से उतारा, वो लड़खड़ाया और स्वर्ग सिधार गया। 6 आदमियों ने उसकी अंतिम क्रिया करी। रानी ने सवेरे तक आराम किया और राव साहब पेशवा से मुलाकात की। रानी ने पेशवा की सेना के साथ 42 मील दूर कंच गांव को कूच किया। रानी के साथ सैनिक तो थे, बांदा का नवाब, शाहगढ़ नरेश, बानापुर के राजा, इनकी सेनाएं थीं, लेकिन सैनिक एक झंडे के नीचे एक स्वर में लड़ने के लिए जो अनुशासन होना चाहिए था वो उनमें नहीं था। लेकिन जब कंच गांव में अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई तो क्रांतिकारियों ने एक फैसला किया कि अंग्रेज दोपहर बाद गर्मी के कारण लड़ने में उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो हम 10 बजे से पहले कोई आक्रमण नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे और लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की एक बड़ी फौज होने के कारण उनको पीछे हटना पड़ा और धीरे धीरे पीछे हटते हटते उनको हार मिली। जब कंच गांव की हार की सूचना पेशवा को मिली तो वो बहुत दुखी हुए। तब रानी ने एक ओजपूर्ण भाषण देकर बांदा के नवाब और उनके सैनिकों की एक हौसला अफजाई करी, एक नई ऊर्जा का संचार किया और अब जो है राव साहब के नेतृत्व में वो क्रांतिकारी सेना एक बार फिर सर ह्यूरोस पर आक्रमण करने को चल पड़ी। उसने अपने इमदादी ऊँटों के सहारे अपनी जान बचाई। उसके पास ऊँटों का काफिला था जिसकी वजह से वो जान बचाने में कामयाब हो पाया और 22 मई को पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। 24 मई को ह्यूरोस कालपी में घुस पड़ा और तोपें और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। कालपी से छिटक कर सभी क्रांतिकारी गोपालपुर में अपनी अगली रणनीति बनाने को इकट्ठे हो गए। सैन्य बल रसद की कमी थी। तात्या और लक्ष्मीबाई ने पेशवा से सीधे ग्वालियर पर हमला करने की पेशकश करी, लेकिन 28 मई को
क्रांतिकारी अमीन महल जा पहुँचे तब पेशवा ने वहाँ ग्वालियर नरेश शिंदे को अपने पुराने संबंधों की दुहाई देते हुए मदद करने की अपील करी, एक पत्र भेजा। अगले दिन वो शिंदे एक सेना के साथ चल पड़ा पेशवा के ऊपर। पेशवा ने जब देखा तो उसको ये लगा कि पश्चाताप करने के बाद शिंदे सहायता के लिए आ रहा है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया, नहीं, ये आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। तो लेकिन उस युद्ध में शिंदे को हार का मुंह देखना पड़ा और वो वहाँ से भाग गया। अंग्रेज़ों को भी वो इलाका खाली करना पड़ा। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अब लक्ष्मीबाई ने ये कहा था उस समय कि भाई सभी समारोह समाप्त कर दिए जाएं, लेकिन क्रांतिकारी तो ग्वालियर नरेश को भगाकर इतने प्रसन्न थे कि वो बेखबर हो गए। लेकिन उसी समय अंग्रेज़ों ने शिंदे को साथ लेकर फिर आक्रमण किया। तब रानी ने अपना गणवेश धारण किया, पुरुष वेश धारण किया और तलवार म्यान से निकाली और आगे बढ़ो सैनिकों को आज्ञा देकर अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। लक्ष्मीबाई की दो सखियां मुंदर और काशी भी पुरुष वेश में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। भयंकर लड़ाई के बाद अंग्रेज सेनापति स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन 18 जून तारीख को अंग्रेज़ों ने फिर एक जोरदार से हमला किया। सर ह्यूरोज भी तब तक आ पहुंचा था, कुमुक आग चुकी थी। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई ने कामदार चंदेरी की पगड़ी, चोगा और पजामा पहना और गले में मोतियों का हार पहनकर घोड़े पर सवार हुई और पूरी ताकत से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेज़ों पर हमला बोला। लेकिन अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी ने पीछे से हमला किया तो क्रांतिकारियों की पंक्ति कमज़ोर हो गई। सखी मुंदर को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। सखी मैं मरी, ये आवाज़ सुनकर जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई उधर को मुड़ी, उसने उस अंग्रेज के तुरंत 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद घूमकर आगे बढ़ती है तो आगे एक नाला आ जाता है। अब रानी का घोड़ा नया था, वो अड़ गया और गोल गोल चक्कर काटने लगा। तब तक पीछे से अंग्रेज़ आ पहुँचे थे और उन अंग्रेज़ों में एक अंग्रेज़ ने रानी के सिर पर वार किया तो सिर का दाहिना हिस्सा आँख समेत लटक गया। उसी समय दूसरा वार छाती पर हुआ। स्वतंत्रता की देवी को आखिरी बलि देते हुए उसने अपने ऊपर वार करने वाले उस अंग्रेज सैनिक के कई टुकड़े कर दिए और अंतिम सांस लेने लगी। रानी का विश्वास पात्र रामचंद्र राव देशमुख पास ही था। उसने रानी को उठाया और पास की झोपड़ी में ले गया। बाबा गंगादास जो वहाँ पर थे, उन्होंने उसको ठंडा पानी पिलाया और रक्त से लथपथ शरीर को बिछौने पर लिटा दिया। उसकी पावन आत्मा स्वर्ग सिधार चुकी थी। शत्रु की आंख बचाकर रामचंद्र राव ने घास का ढेर लगा दिया और चिता पर लिटाकर पराधीनता के अपवित्र स्पर्श के भय से जो रानी की इच्छा थी, उसने उसका अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार कर डाला। सिंहासन पर नहीं, चिता पर लक्ष्मी के गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है। रणभूमि में उत्सर्ग करके रानी ने मृत्यु का दरवाजा तोड़ दिया है। अब कोई मानव क्या उसका पीछा करेगा। तो ये कथा थी रानी लक्ष्मी बाई की। इतने विस्तार से ये कथा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं पता होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा के लिंक को अपने इष्ट मित्रों से, अपने आने वाले बच्चों के साथ
शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक इतिहास है क्या। फिर मिलूँगा किसी नई गाथा, कहानी, तथ्य, कुछ नई घटना के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।